हाय। तो आज हम लोग अपना पुराना ही डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 वाला। अपन ने अपने पार्ट 1 में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जैसे कि डेफिनेशन अपन ने करा था, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, रिकॉग्निशन, कॉस्ट, मेजरमेंट, ये सब। और अब हम लोग अपना जो अपने आगे के टॉपिक्स हैं वो अपन लोग देखेंगे आज, जो कि डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट, डी रिकॉग्निशन और डिस्क्लोजर। इसके साथ में अपना इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डिस्कशन खत्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हमारा फर्स्ट टॉपिक आज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का जो डेफिनेशन थी वो अपन लोग पहले ही पढ़ चुके थे अपने जो पार्ट 1 में डेफिनेशन और हेडिंग थी उसके अंदर। तो एक बार मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमेटिक allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life। मतलब डेप्रिसिएबल अमाउंट का अलोकेशन है यूजफुल लाइफ के ऊपर। और डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होता है? डेप्रिसिएबल अमाउंट कॉस्ट का वो पार्ट है जिसे कि पूरे यूजफुल लाइफ में डेप्रिशिएट करना है। क्या लिखा है अपन देखते हैं। डेप्रिसिएबल अमाउंट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट लेस इट्स रेसिड्यूअल वैल्यू। मतलब कॉस्ट में से वैल्यू रेसिड्यूअल वैल्यू लेस कर दो, जो बचा वो आपका डेप्रिसिएबल अमाउंट है, और आप उसको आप पूरे यूजफुल लाइफ में अलॉकेट करोगे, उसको अपन डेप्रिसिएशन बोलेंगे। ओके, नीचे एक लाइन लिखी है, अपन एक बार वो देखते हैं। अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट may have a useful life and a depreciation method that are the same as the useful life and the depreciation method of another significant part of that same item. Such part may be grouped in determining the depreciation charge. इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास एक बड़ी सी मशीन है ए, उस बड़ी मशीन के अंदर दो अलग अलग पार्ट है बी और सी, और बी और सी के यूजफुल लाइफ सेम है, उसका डेप्रिसिएशन मेथड सेम है, तो आप उन दोनों को एक ग्रुप में रख के डेप्रिसिएशन लगा सकते हो बस। और नॉर्मली अपन लोग यही करते हैं, ठीक है। फिर अपन आगे मूव करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन एक बार उसको अपन पढ़ते हैं। द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईच पीरियड शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस until unless it is included in the carrying amount of another asset। एक बार वापस रिपीट करता हूं मैं इसको। द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईच पीरियड शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अनलेस इट इज इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ अनदर एसेट। जो इसका फर्स्ट पार्ट था, दैट इट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस, ये अपन सबको पता है, पर आगे जो लिखा है अनलेस इट इज इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ अनदर एसेट, मतलब कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे कि जब आपको अपना डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाकर के किसी एसेट की कैरिंग अमाउंट में डालना पड़ेगा। अब वो कब आएगा, नीचे देखते हैं। द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर अ पीरियड इज यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस, हाउएवर sometimes the future economic benefit embedded in an asset are absorbed in producing other assets. In this case, the depreciation charge constitute part of the cost of the other asset and is included in the carrying amount। मतलब क्या हुआ, मेरे पास दो एसेट है ए और बी। मेरा जो ए एसेट है वो मैं यूज करता हूँ बी को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, ए को मैं यूज कर रहा हूँ बी को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब अगर मैंने ए पे को डेप्रिसिएशन लगाया तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाकर के वो बी की कैरिंग अमाउंट में ऐड होगा, मतलब वो एक तरीके से बी की कॉस्ट में ऐड होगा। डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ये बोलती है कि आपको एक एसेट को यूज करने तक के लाने के सारे खर्चे उसमें ऐड होंगे। तो ऑब्वियसली अगर मैं बी की कॉस्ट निकालूंगा तो मेरे उसमें ए का डेप्रिसिएशन लगा है ना, तो वो उसकी कॉस्ट है, इसलिए अपन उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाकर के बी की कॉस्ट में ऐड करेंगे। अपन ने जो एग्जाम्पल लिया है वो अपन देखते हैं एक बार। द डेप्रिसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री। सिंपल सी बात है, प्लांट और मशीनरी है तो उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में जाएगा। सिमिलरली डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज्ड फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज में बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद इंड एस 38। ओके, फिर नीचे लिखा है द डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट शैल बी एलोकेटेड ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ये नॉर्मल चीज है, इसमें कुछ नया नहीं है। ओके, तो अब अपन फर्दर मूव करते हैं। अब अपन देखते हैं कि डेप्रिसिएशन कब से अपन लगाना स्टार्ट करेंगे और कब अपन डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर देंगे। पहला पॉइंट में बोलता है कि डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिंस व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। अवेलेबल फॉर यूज मतलब ये हुआ कि जब से हमको वो यूज करने के लिए मिल गई। डिफरेंस है दोनों में। एक चीज होती है कि अवेलेबल फॉर यूज, एक होता है कि हमने कब से यूज करना स्टार्ट किया। हम यहाँ बात कर रहे हैं अवेलेबल फॉर यूज, मतलब जब से हमें वो यूज करने के लिए मिल गई। मेरे पास मशीन आई, वो मशीन मैंने इंस्टॉल करा के रेडी करके रख दी, पर मैंने उसे यूज नहीं किया अगले 2 साल तक, तो 2 साल तक डेप्रिसिएशन तो लगेगा उसके ऊपर। मैं यूज करूँ नहीं करूँ, पॉइंट लिखा है अवेलेबल फॉर यूज। ओके, अगला पॉइंट अपना डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट सीजेस एट द
earlier the date that the asset is classified as held for sale in accordance with Ind AS 105 and the date that the asset is de-recognized. मतलब क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हमेशा लगेगा फिक्स एसेट्स पे। अब अगर अपन ने एसेट को फिक्स एसेट्स की लिस्ट से निकाल दिया तो उस दिन से डेप्रिसिएशन लगना बंद। यहाँ पे दो केस दिए। पहला केस बोला कि अगर आपने एसेट को निकाल दिया हेल्ड फॉर सेल, मतलब आपने बेचने के लिए एसेट को निकाल दिया तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। दूसरा बोला कि अगर आपने एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर दिया, डी रिकॉग्नाइज अपन लोग बाद में पढ़ेंगे, एक बार के लिए अपन ये समझ लेते हैं कि डी रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है। अपन ने उसे अपनी एसेट्स की लिस्ट से निकाल दिया। ओके, इन दोनों में से आपने जो पहले किया ना, उस दिन से आपका डेप्रिसिएशन लगना बंद। आगे क्या लिखा है, therefore depreciation does not cease when the asset become idle or retired from active use। ठीक है, मतलब एसेट पड़ी है, अवेलेबल फॉर यूज है, मैंने उसे 6 महीने यूज किया पर मैंने उसे 2 महीने यूज नहीं किया, वो आइडल पड़ी है, मैं उसे वापस यूज करूंगा तो उस 2 महीने का डेप्रिसिएशन उस पर लगेगा until unless the asset is fully depreciated। अगर उसकी पूरी वैल्यू हम खत्म कर चुके हैं तब तो नहीं लगेगा, पर अगर नहीं किया है तो लगेगा। ओके, आगे लिखा है however under usage method of depreciation the depreciation charge can be zero when there is no production। जो अपना एक मेथड आएगा आगे, वहाँ पे प्रोडक्शन के बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगता है, तो प्रोडक्शन नहीं हुआ तो हाँ डेप्रिसिएशन जीरो होगा, सिंपल सी बात है। तो अपन देखते हैं, अपन जब डेप्रिसिएशन निकालते हैं अपना, तो वहाँ अपन लोग 2 पॉइंट लेते थे। एक तो अपन लेते हैं कॉस्ट माइनस रेसिड्यू वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। अब बात करते हैं कि यूजफुल लाइफ हम लोग कैसे करेंगे और किन किन फैक्टर्स पे यूजफुल लाइफ कंसिडर होती है। ओके, अपना पहला पॉइंट है असेट्स एक्सपेक्टेड कैपेसिटी और फिजिकल आउटपुट। मतलब हमें उस असेट से कितना मिलेगा उस पर डिपेंड करती है हमारी यूजफुल लाइफ। सेकंड है अपना डिपेंड्स ऑन ऑपरेशनल फैक्टर्स, मतलब हम उस असेट को कितनी शिफ्ट में काम करेंगे, उस पर कितना रिपेयर मेंटेनेंस खर्चा होगा, इन सब पे भी अपनी यूजफुल लाइफ डिपेंड करती है। तीसरा है अपना टेक्निकल और कमर्शियल एक्सीलेंस, ये पूरा मार्केट डिपेंडेंट है, मार्केट डिमांड के ऊपर। ओके, चौथा है अपना लीगल और सिमिलर लिमिट्स, मतलब कि असेट की है ना एक्सपायरी डेट है, अपन ने लीज पे ले रखी है तो 10 साल के लिए 10 साल में असेट खत्म होनी है तो यूजफुल लाइफ 10 साल से ऊपर तो हो ही नहीं सकती, तो कुछ भी कर लो तो ये होगा। अब अपन लोग देखते हैं कि डेप्रिसिएशन मेथड क्या होगा। अपने को पता है डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होता है, अपने को पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है, अपने को पता है डेप्रिसिएशन लगाना कैसे, पर अब अपन देखेंगे कि अपन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे। ओके, तो इंड AS 16 ने 3 मेथड स्पेसिफाई किए, तीनों का नाम बताते हैं पहले अपन, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग मेथड और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब एक सिंपल बराबर डेप्रिसिएशन लगता रहेगा हर साल। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होगा कि थोड़ा लगता रहेगा, नॉर्मली डिमिनिश होता रहेगा बैलेंस आपको। ओके, और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में क्या होगा ये अपन एक बार डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें क्या हुआ आपकी 100 रुपए की एसेट है और 10 साल आपकी यूजफुल लाइफ है, तो अपन करेंगे सिंपल 100 अपॉन 10 रुपए जो अपने होंगे हर बार के, वो अपने हर साल खत्म होते रहेंगे। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होगा, आपकी 100 रुपए की यूजफुल लाइफ है, 10 साल आपकी वो है 100 रुपए की आपकी वैल्यू है, कॉस्ट है एसेट की, और 10 साल आपकी यूजफुल लाइफ है। तो आपने पहली बार अपने एसेट निकाला 100 अपॉन 10 करके, मेरी पहली एसेट आ गई 10, पहले डेप्रिसिएशन आया मेरा 10 रुपए का, फिर कॉस्ट है 90 रुपए की। अब मैं उस 90 से डिमिनिश करूंगा। ओके, तो अब अपना थर्ड पॉइंट है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अपन ने जब यूजफुल लाइफ डिस्कस किया था आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो अपन ने देखा था यूजफुल लाइफ अपन डिटरमाइन करेंगे 2 तरीके से। एक तो होगा नंबर ऑफ ईयर्स जो नॉर्मल है, एक होगा प्रोडक्शन बेसिस पे, मतलब मुझे अपनी एसेट से अगर 10,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है तो मैं 10,000 क्वांटिटी जब तक प्रोड्यूस नहीं होता तब तक मैं उसे खत्म नहीं करूंगा, तो मेरे लिए यूजफुल लाइफ प्रोडक्शन पे बेस होगी। थर्ड मेथड वहां काम आएगा, लिखा है यहाँ पे द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड रिजल्ट्स इन चेंज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड यूज और आउटपुट। मतलब मुझे टोटल 10,000 यूज मेथड 10,000 प्रोडक्शन करना था, मैंने इस बार कितना किया उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल अपन डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ओके, और इसीलिए अपन ने पहले पढ़ा था कि अगर डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हैं यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड के अकॉर्डिंगली तो वहां पे डेप्रिसिएशन जीरो होगा। ओके, अब आगे लिखा है कि अपन जो मेथड यूज करेंगे वो अपन लोग कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे हर पीरियड के अंदर, जब तक कि कोई पैटर्न चेंज ना हो और कंजप्शन और इनका। ठीक है, अपना अगला टॉपिक है इम्पेयरमेंट का। इम्पेयरमेंट भी हम लोग पहले पढ़ चुके थे, मतलब डेफिनेशन हम लोग कर चुके हैं पहले, एक बार वापस कर लेते हैं।
एन इम्पेयरमेंट लॉस इज द अमाउंट बाय विच द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट एक्सीड्स दिस रिकवरेबल अमाउंट। मतलब अगर मेरे पास एक एसेट है, उसकी वैल्यू मेरे बुक्स के अंदर है 10,000 रुपये की, और अगर मैं उस एसेट को मार्केट में बेचने निकलता हूँ तो मुझे मिलेंगे खाली 8,000 या 6,000 रुपये, तो वो मेरा इम्पेयरमेंट लॉस हुआ। मतलब मैंने अपने बुक्स में ज़्यादा से रिकॉग्नाइज कर रखा है, पर आज मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं है इतनी, ठीक है। तो ऑब्वियसली ज़्यादा नीचे के रहेंगे, पर इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे हम लोग इंड AS 16 के अंदर। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट के इम्पेयरमेंट की सारी बातें इंड AS 16 बताएगा। ये अपने को बताएगा कि अपने को कैरिंग अमाउंट कैसे निकालनी है, अपने को रिकवरेबल अमाउंट कैसे डिटरमाइन करना है, कैसे हम लोग इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे अपन रिवर्स करेंगे, सब कुछ अपन पढ़ेंगे इम्पेयरमेंट के बारे में इन इंड AS 36। नीचे अपन एक बार छोटा सा टॉपिक जो है अपने इंड AS 16 में डिस्कस किया, अपन देखते हैं मेरे कंपनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज फॉर आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट वर इम्पेयर्ड, लॉस्ट और गिवन अप शैल बी इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन द कंपनसेशन बिकम्स रिसीवेबल। मतलब क्या हुआ, अगर मैंने अपने एसेट के रिगार्डिंग कोई क्लेम किया इंश्योरेंस कंपनी में और मुझे वहां से अगर कुछ पैसे मिले, तो उस पैसे को मैं अपने एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करूंगा, बल्कि उसको मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाके इनकम में शो करूंगा। बस इतनी सी बात बोली खाली। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है डी रिकॉग्निशन का। अपन फ्रॉम द डे फर्स्ट फ्रॉम अ फर्स्ट टॉपिक में पढ़ते आ रहे हैं डी रिकॉग्निशन। अब देखते हैं होता क्या है इसके अंदर। द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शैल बी डी रिकॉग्नाइज्ड ऑन डिस्पोजल और व्हेन नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट यूज और डिस्पोजल। मतलब मेरे पास एसेट पड़ी है, खराब हो गई, पता है अभी से कुछ नहीं मिलना मुझे, तो मैं उसे डी रिकॉग्नाइज कर दूंगा। दो केस डिस्पोजल, बेच दो मतलब फिर तो मेरी एसेट ही नहीं बची वो, तो उसे निकाल डी रिकॉग्नाइज करने पड़ेगा। नीचे लिखा व्हेन नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड। मतलब अब मुझे पता है कि यार इसे यूज तो मैं कर नहीं पाऊंगा, तो इससे अच्छा है कि इसे डी रिकॉग्नाइज कर दो, इसे अपनी लिस्ट से ही निकाल लो। ओके, अब क्या है, अगर डी रिकॉग्निशन पे कोई भी एसेट कोई भी गेन या लॉस होता है, कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है आपको, तो वो आप लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर दिखाएंगे। ओके, नीचे पहले अपन पढ़ते हैं एक बार क्या है। एन एंटिटी that in the course of ordinary activities routinely sells item or property plant and equipment that it has held for rental to others shall transfer the asset to inventory at the carrying amount when they cease to be rented and become held for sale. The proceeds from the sale of such assets shall be recognized as revenue in accordance with Ind AS 115. Ind AS 105 does not apply when assets that are held for sale in the ordinary course of business are transferred to inventories. Okay, यहाँ पे क्या लिखा कि मेरे पास पहले एक एसेट थी, उसे मैंने डिरिकॉग्नाइज करके हेल्ड फॉर सेल रखा, पर अब उसको मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, मैं उसे नॉर्मली रेंट पे दे रहा हूँ और नॉर्मली सेल कर रहा हूँ, तो उस एसेट को मैं इंड AS 105 के अकॉर्डिंगली ट्रीट नहीं करूंगा। उसमें मुझे जो प्रॉफिट और रेवेन्यू होगा उसको मैं एज पर इंड AS 115 ट्रीट करूंगा। ओके, और इसे हम लोग इन्वेंट्री में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब अपना लास्ट टॉपिक है इंड AS 16 का ही डिस्क्लोजर, जो हर टॉपिक जो हर इंड AS का लास्ट टॉपिक होता है। तो अपन एक बार देख लेते हैं कि अपने को अब क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा इंड AS 16 के अंदर। ठीक है, पहला पॉइंट है अपना कि अपन ने ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कैसे निकाली वो बता दो, डेप्रिसिएशन कैसे निकाला, यूजफुल लाइफ क्या थी, डेप्रिसिएशन की रेट क्या यूज की अपन ने, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट माइनस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड। मतलब आपको एक तरीके से कैरिंग अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन बताना है स्टार्टिंग एंड बिगिनिंग विद अ रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन में क्या आएगा, शॉर्ट में बताऊं तो रिकंसिलिएशन में पूरे साल का समझ दे देना कि शुरू से लेके एंड तक कहाँ ऊपर नीचे ऐसा हमारी हुई। अब यहाँ जो लिखा हुआ देखते अपन, पहला है अपना एडिशन दिखा दो, फिर है एसेट क्लासिक प्राइस जो अपन ने हेल्ड फॉर सेल करी वो दिखा दो, बिजनेस कॉम्बिनेशन से कोई एक्विजिशन हुआ है तो वो दिखा दो, रिवैल्यूएशन से कुछ ऊपर नीचे हुआ है वो दिखा दो, इम्पेयरमेंट से कुछ हुआ है तो वो दिखा दो, डेप्रिसिएशन दिखा दो, नेट टैक्स इंस्क्रिप्शन दिखा दो, या फिर इसके अलावा भी अगर कुछ हुआ है तो वो दिखा दो। फिर लिखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन चीज़ों को भी डिस्कस करना पड़ेगा कि अगर अपन ने कोई अपनी टाइटल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्लेज कर रखी है तो वो हमें दिखानी पड़ेगी। अगर हमने कोई एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज किया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर जो कि कंस्ट्रक्शन में, वो हमें शो करना पड़ेगा। कोई अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स हैं वो शो करना पड़ेगा। और नीचे लिखा है
If it is not disclosed separately in the statement of profit and loss, the amount of compensation from third party for item of property, plant and equipment that were impaired, loss or given up that are included in profit and loss. अपन ने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था अपने इम्पेयरमेंट के अंदर, लास्ट टॉपिक में जो था कि अगर अपने को कोई कॉम्पनसेशन मिलता है थर्ड पार्टी से तो उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूड करेंगे। जहाँ पे लिखा कि अगर आपने उसे वहाँ इंक्लूड नहीं किया तो एटलीस्ट नीचे दिखा दो, ठीक है। फिर अपना लास्ट है कि कुछ और टॉपिक्स जो हमें दिखाने पड़ेंगे, डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। पहला आया कि अपनी जो टेम्परेली आइडल प्रॉपर्टी पड़ी है उसका कैरिंग अमाउंट अपन दिखाएंगे उनको, मतलब अपन डिस्क्लोज करेंगे। अगर कोई ऐसा असेट है जो फुल्ली डेप्रिशिएटेड है पर अभी भी हमें यूज़ आ रहा है तो अपन वो दिखा देंगे। कैरिंग अमाउंट दिखा देंगे जिसे हमने रिटायर कर दिया या हेल्ड फॉर सेल कर दिया, ठीक है। अगर हम लोग कॉस्ट मॉडल यूज़ करते हैं तो फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट इज मटेरियली डिफरेंट फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट, ओके। तो हम लोग ये चीज़ें दिखा देंगे। डिस्क्लोजर्स के अंदर अगर अपन इंडेक्स रॉड देखें तो उसमें और भी कुछ डिस्क्लोजर्स हैं पर वो दूसरे इंडेक्स से रिलेटेड है, जैसे इंडेक्स 1 से 5 ये बोलता है, इंडेक्स 8 ये बोलता है, उस अकॉर्डिंगली तो वो अपना इंडेक्स 16 का पार्ट नहीं होगा। इसलिए अपन लोग अपना डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं अपना। इसी के साथ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खत्म हुआ। ओके गाइस, थैंक यू।